दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, राहुल गांधी संसद में पूरे विपक्ष की कमान संभालते हुए दिखने जा रहे हैं और अब जब तकरीबन 240 सांसदों वाले विपक्ष के सामने नरेंद्र मोदी की सरकार होगी, गठबंधन की सरकार, जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार कहने से ज्यादा एनडीए गठबंधन की सरकार कहा जाए, तो उस गठबंधन की सरकार का नेतृत्व जहां भारतीय जनता पार्टी 240 की संख्या के साथ कर रही है, वहीं 240 के आसपास के आंकड़े पर जब विपक्ष की मौजूदगी हो, तो क्या सत्ता पक्ष के लिए उसी तरीके से सरकार चलाना आसान रह गया है? क्या उसी तरीके से सरकार चलाना सत्ता पक्ष के लिए संभव रह गया है जिस तरीके से 12.5 साल तक नरेंद्र मोदी ने गुजरात की सरकार चलाई या 10 साल तक उसके बाद केंद्र की सरकार चलाई? आज के हालात बदल चुके हैं। आज न्यूनतम साझा कार्यक्रम जैसी सरकारों का दौर वापस आ चुका है, लेकिन एनडीए की जो बैठक हुई उसमें कहीं कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम का जिक्र मैंने तो नहीं सुना। और जब न्यूनतम साझा कार्यक्रम का जिक्र नहीं है, तब सवाल उठता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में एक ऐसा दमदार विपक्ष जिसमें 240 सांसदों के आसपास दिखाई दे रहे हैं और उसमें राहुल गांधी के साथ साथ महुआ मोइत्रा भी है बंगाल से, टीएमसी से, तो अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, उसमें बिहार से आरजेडी के सुधाकर सिंह भी मौजूद हैं, तो दक्षिण से डीएमके की भी दमदार मौजूदगी है, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी की भी दमदार मौजूदगी है, आम आदमी पार्टी के लोग भी पंजाब से जीत कर आए हैं। और इतना बड़ा विपक्ष और इस विपक्ष की एकजुटता और उसके सामने सत्ता पक्ष की जिस प्रकार से सरकार चलाने की 10 सालों की पूरी कोशिश रही है, और सरकार चलने की स्थिति से ज्यादा देश के नहीं चलने की स्थिति जब आम लोगों के जेहन में बैठती जा रही हो, तो उस परिस्थिति में अब क्या हिंडनबर्ग के सवाल को दबाया जा सकेगा? अब क्या क्रोनिक कैपिटलिज्म को दबाया जा सकेगा? क्रोनिक कैपिटलिज्म का ताजा उदाहरण देखना हो तो लखनऊ एयरपोर्ट से जो खबर आ रही है कि 3,000 रुपए से ज्यादा व्हील चेयर का एक व्यक्ति को देना पड़ रहा है। यही इस देश में व्यवस्था को सत्ता के चापलूस पूंजीवाद के द्वारा सिस्टम पर हावी होकर आम आदमी को लूटने का जो सिस्टम डेवलप किया गया, उस सिस्टम के ऊपर जब राहुल गांधी, चाहे वो इनवॉइसिंग वाले कोयले की बात हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो मामला अग्निवीर का हो, बेरोजगारी का हो, महंगाई का हो, किसानों का मुद्दा हो, एमएसपी गारंटी का मुद्दा हो, कोटा में परीक्षा प्रणाली से नाराज हो चुके और रुष्ट दिखाई दे रहे छात्रों का मामला हो, हर जगह जब राहुल गांधी की छाप दिखाई दे रही हो, उनकी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की छाप दिखाई दे रही हो, और इन सब के बीच समाज के दबे कुचले वर्गों के बीच, वंचित तबके के बीच जाति जनगणना, संविधान बचाना, आरक्षण बढ़ाना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का मामला, जब एक नए कलेवर और नए स्वरूप में कमंडल के सामने आकर मंडल के नए फॉर्मेट के रूप में जब मुकाबले के लिए तैयार दिखे, तो 240 सांसदों के विपक्ष की कमान राहुल गांधी के हाथ में होने से सत्ता पक्ष के अंदर जो कंपकपी है, उस कंपकपी को अभी से महसूस किया जा सकता है कि क्या लोकसभा स्पीकर के पद पर एक ऐसा व्यक्ति बिठाया जाए जो व्यक्ति न टीडीपी का हो न जेडीयू का हो। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की परंपरा को तोड़ दिया जाए गठबंधन सरकार होने के बावजूद, कि अभी भी स्पीकर बीजेपी का ही बने और बीजेपी का जो स्पीकर बनाया जाए, उस स्पीकर के आश्रय संसद के संचालन की एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें 240 से ज्यादा सांसदों वाले विपक्ष की रीढ़ तोड़ दी जाए, राजनीतिक रूप से उसकी रीढ़ तोड़ दी जाए। यह कोशिश न तो संभव होने वाली है और न ही इसकी सफलता की कोई गुंजाइश दिखती है। मगर सवाल यह उठता है कि सत्ता पक्ष को क्या इस तरह की सरकार चलाने का कोई अनुभव है? 12.5 साल नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सरकार चलाई, 10 साल दिल्ली में सरकार चलाई, और इन 22.5 सालों के दरमियान जिस प्रकार से एक दलीय सरकार चलाने की नरेंद्र मोदी की कोशिश रही है, उन 22.5 सालों में किसी ने नहीं सुना होगा, नरेंद्र मोदी के मुंह से तो किसी ने नहीं सुना होगा जो अब सुनने को मिल रहा है। सरकार चलाने के लिए बहुमत और देश चलाने के लिए सर्वमत की जरूरत पड़ती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ एक सवाल तो बनता है कि जिस वक्त डिमोनेटाइजेशन का फैसला 8 बजे रात में आकर देश को सुनाया गया, क्या यह सर्वमत से लिया गया फैसला था?
क्या इसमें विपक्ष की सहमति थी? जिस वक्त धारा 370 के सेक्शन बी को निष्प्रभावी करने का फैसला लिया गया, क्या वो सर्वमत था? और जिस वक्त इस देश में कोई भी बड़ा फैसला इस रूप में लिया गया जिसमें विपक्ष की सहमति नहीं रही हो, तो क्या उसे सर्वमत की संज्ञा दी जा सकती है? और क्या इसी सर्वमत के तहत भारतीय न्याय संहिता के रूप में एक ऐसा कानून इस देश के ऊपर थोपने का काम किया गया जिसे पास कराने के लिए संसद में विपक्ष के 150 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया, और उसके बाद ऐसा कानून लाया गया जिस कानून के बाद अब 1 जुलाई से वो कानून लागू हो रहा है, उसके बाद 60 दिनों 90 दिनों तक किसी भी व्यक्ति को अकारण ही जेल में रखा जा सके? क्या इस कानून के लिए सांसदों का निलंबन और इस प्रकार से सत्ता को चलाने की कोशिश, क्या यह सर्वमत का परिचायक था? और क्या यह सर्वमत था कि संसद के अंदर वॉइस वोट से जब विवादास्पद कृषि कानूनों को पारित कराया गया, उसके बाद की परिस्थितियों में जब किसान 13 महीने तक जमे रहे तब उसको वापस लिया गया? अगर सर्वमत होता तो यह कानून पास कराने की नौबत ही नहीं आती। सर्वमत होता तो संजय सिंह को निलंबित करने की नौबत नहीं आती। सर्वमत होता इस देश में तो और भी जो दूसरे काम सरकार ने किए कि सुप्रीम कोर्ट को बार बार संविधान पीठ बनानी पड़ी, अभी भी कई सारी संविधान पीठ है। और क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला भी सर्वमत से लिया गया था? बहुमत का अट्ठाहस तो सत्ता पक्ष के पास ऐसा था, इस कदर हावी था कि सर्वमत की बात छोड़ दीजिए, जिन भाजपा सांसदों के बूते सरकार को बहुमत मिला था, उनकी बात भी सुनने के लिए बीजेपी में कोई तैयार नहीं था। लेकिन आज राहुल गांधी है, जब राहुल गांधी विपक्ष में है, विपक्ष की कमान उनके हाथ में है, अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा, सुधाकर सिंह जैसे तेज तर्रार लोग जीत करके पहुंचे हैं, और वो लगभग 250 या 240 सांसदों के विपक्ष का नेतृत्व करते हुए दिखाई देंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किस दिशा में और किस तरह से सरकार के सामने पार्लियामेंट्री सिस्टम में दुश्वारियां बढ़ने वाली है। अभी तो 24 जून से संसद का पहला सत्र शुरू हो रहा है, और उस पहले सत्र के दरमियान स्पीकर का चुनाव, डिप्टी स्पीकर का चुनाव यदि सरकार ने कराया तब, उसके साथ साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, फिर उसके बाद जुलाई के महीने में बजट, और बजट में 100 से ज्यादा डिमांड्स पर वोटिंग। हर दिन सरकार के लिए जो फ्लोर टेस्ट जैसी स्थिति कमोबेश बनती दिख रही है, उसमें राहुल गांधी की धारदार उपस्थिति, मुद्दों के आश्रय, जनता के मुद्दों के आश्रय, जिसमें तमाम वो मुद्दे हों जो नौजवानों के हों, जो छात्रों के हों, जो किसानों के हों, जो महिलाओं के हों, जो इस देश में संविधान और संवैधानिक मूल्यों के हों, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस के, जुडिशियल फ्रीडम के हों, न्यायिक स्वतंत्रता स्वायत्ता के हों, और जो मुद्दे सत्ता की धौंस को, सत्ता के अट्ठास को, लोकतंत्र के ऊपर थोपने की कवायद को खत्म करने से जुड़े हुए हों, उन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी के नेतृत्व में जब यह विपक्ष नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने खड़ा होगा, तो कल्पना कीजिए कि क्या नरेंद्र मोदी के लिए सरकार चलाना आसान होगा? 10 सालों तक तो एक ऐसी सरकार नरेंद्र मोदी ने चलाई जिसमें कोई विपक्ष का नेता तक नहीं था। इतनी सीटें किसी दल के पास नहीं थी जिसमें कोई विपक्ष का नेता बन सके। क्या अब ईडी का दुरुपयोग इतना आसान रह गया है? आज जिस प्रकार से एक मुख्यमंत्री सलाखों के पीछे है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एक मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, हेमंत सोरेन दूसरा मुख्यमंत्री बनाया गया। चार्ज क्या है? क्या ईडी का बेजा इस्तेमाल, सीबीआई का बेजा इस्तेमाल यूं ही चलता रहेगा? और सरकार की जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल के भुक्तभोगी तो चंद्रबाबू नायडू खुद रहे हैं। उन्हें भी सलाखों के पीछे जाना पड़ा था। उस चंद्रबाबू नायडू को सलाखों के पीछे जाना पड़ा था जो एक दौर में हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे बड़े नियंताओं में एक हुआ करते थे। इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, सब चंद्रबाबू नायडू की कृपा से बने हुए प्रधानमंत्री थे, और जिसकी कृपा से, जिसके सांसदों के रहमो करम पर दिल्ली की सरकार चलती थी, जिन चंद्रबाबू नायडू की सांस चलती थी, एक बार जब वो जुबान खोलते थे तो सरकार और सेंसेक्स दोनों एक साथ थर्रा उठते थे। उनको नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुमत के दम पर, उस सरकार के दौर में बहुमत के अट्ठास का नतीजा था कि चंद्रबाबू नायडू को सलाखों के पीछे भेजा गया। क्या वो इस सरकार को लंबे वक्त तक चलने देंगे? क्या नीतीश कुमार
लंबे वक्त तक चलने देंगे इस सरकार को? और क्या एकनाथ शिंदे के सांसद एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के खूंटे से लंबे वक्त तक बंधे रहेंगे, या महाराष्ट्र चुनाव के बाद वो भी उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे? हालात बहुत कुछ कह रहे हैं, और हालात जिस प्रकार से बहुत कुछ कह रहे हैं उससे करीब करीब ये साफ हो चला है कि नरेंद्र मोदी के लिए सरकार चलाना बेहद मुश्किल काम है। और जब राहुल गांधी सामने है, वो राहुल गांधी जिन्होंने कभी किसी कॉरपोरेट के सामने जुबान खोलने से, कॉरपोरेट समर्थक नीतियों पर खुलकर हमला बोलने से कभी गुरेज नहीं किया, तो क्या नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए आसान काम होगा इतने बड़े विपक्ष का मुकाबला? आपको याद दिला दूं, सुब्रत राय सहारा क्या हुआ था मनमोहन सिंह के दौर में, किस प्रकार की परिस्थितियों से दो चार हुए थे। रामलिंगा राजू, सत्यम कंप्यूटर, क्या हुआ था मनमोहन सिंह के दौर में। ऑडिटिंग का फ्रॉड, ऑडिटिंग का कथित फ्रॉड, इन दोनों ही कॉर्पोरेट घरानों को ले डूबा। और आज की तारीख में जब इतना ताकतवर विपक्ष है जो कभी भी सत्ता पक्ष में तब्दील हो सकता है, तो कौन से कॉर्पोरेट की कौन सी ऑडिटिंग कब कराने की नौबत आ जाए, ये कोई नहीं जानता। महुआ मोहित्रा जैसे लोगों की सांसदी अब कोई ले नहीं सकता। अब कोई निशिकांत दुबे इतने ताकतवर नहीं हो सकते कि संसद में किसी को बोलने से रोकने के लिए किसी की सांसदी खत्म कराने की पूरी स्क्रिप्ट लिखते हुए नजर आए। अब हालात बदल चुके हैं, और बड़ी चीज यह है कि राहुल गांधी ने जो बुनियाद भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से रखी, उसके बाद मुद्दा जिस प्रकार से हावी होता चला गया, और मुद्दों पर आधारित इस चुनाव में विपक्ष ने जिस प्रकार से जनता से जुड़े हुए मुद्दों को खुद से जोड़ा, उसने करीब करीब ये तय कर दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार की सत्ता में वापसी बहुत मुश्किल है। पहले 2 चरण के चुनाव तक ये दिखा नहीं, तीसरे चरण से दिखना शुरू हुआ, लेकिन पहले 2 चरण के चुनाव में अगर ये दिख गया होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी 200 के आंकड़े को नहीं छू पाती। आज हालात दूसरे हैं, और इस बदले हुए हालात में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, विपक्ष, अखिलेश यादव, आरजेडी, डीएमके स्टालिन की पार्टी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की, और कुछ छोटे दल और निर्दलीय जो इस गठबंधन के आश्रय तले, ममता बनर्जी की टीएमसी, जब ये सभी मजबूती के साथ संसद में दिखाई देंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता को चला पाना, इससे दुष्कर कार्य कुछ हो नहीं सकता। और नरेंद्र मोदी की जो आदत रही है, जिस प्रकार से उन्होंने अब तक सरकार का नेतृत्व किया है, अब तक इस सरकार में भी देखा जाए तो गठबंधन के बावजूद न्यूनतम साझा कार्यक्रम जैसी कोई चीज दिखी नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस गठबंधन के साथ कितने दिनों तक है। जब तक इंडिया गठबंधन से कोई बेहतर डील फाइनल नहीं हो जाती, तब तक एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट की तरह लोग टिके हुए हैं। आगे आगे देखते जाइए, पहला सत्र एक ट्रेलर होगा, राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट विपक्ष का एक ट्रेलर होगा, और उस ट्रेलर के बाद जब पूरी फिल्म आपके सामने आएगी तो वो फिल्म सत्ता पक्ष को रहने देगी या सत्ता पक्ष को बदलते हुए दिखाई देगी, इसका हमें इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।